हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का, दैट इज लास्ट सेगमेंट, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना बच्चों। ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? आप देखिए, आज के ज़माने में अगर लाइट आपके घर में 5 मिनट चला जाता है तो आप बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हो ना, हम सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसके बगैर हमारा जिंदगी चलेगा नहीं शायद ना। तो ये जो सॉलिड्स हैं, कौन से सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे उनका है, क्या है, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन नहीं करता है। सो वी विल स्टडी दैट इन दिस सेगमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज of solids। बच्चों, on the basis of electric conductivity or on the basis of electrical conductivity, the solids can be classified into 3 categories। नंबर 1, आप इसको पढ़े हुए, नंबर 1 conductors, नंबर 2 semiconductors, नंबर 3 नॉन कंडक्टर्स, और इसको कहते हैं इंसुलेटर्स, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होता है, तो कंडक्ट किसे कहते हैं? द सॉलिड्स और मेटल्स which conduct electricity are known as conductors। बच्चों, इनका कंडक्टिविटी कितना होता है आपको पता है? इनका कंडक्टिविटी होता है 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टर किसे कहते हैं? द मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। हर सॉलिड्स जो सॉलिड होते हैं, हर सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकते। कौन से सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये हमको अभी हम जानेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसमें फ्लो कर सकता है और कैपेबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और भी ऐसा देखा है कौन सा सॉलिड है जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इन देयर फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोज आर द आयनिक कंपाउंड्स। हमने डिस्कस किया था जो आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक में, तो ना। तो ये कंडक्टर जो है, मेटल्स को अगर हम कहें तो मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। देयर कंडक्टिविटी कितना है? 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। ये इसका एग्जाम्पल आपको पता है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, है ना। सबसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इन मेटल कैटेगरी ना। जितने मेटल्स हैं सबसे सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये आप याद रखिए। तो ये कंडक्टर्स खत्म हो गया। अब दूसरा आ गया सेमी कंडक्टर्स, है ना। अब दूसरा आ गया सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं? द कंडक्टिविटी ऑफ दोज मेटल्स आर इन बिटवीन conductors and insulators and around 10⁻³ to 10⁻⁶ ohm inverse to ohm inverse centimeter inverse are called semiconductors। समझ गए बच्चों आप? यानी इनका कंडक्टिविटी
कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच में होना चाहिए। और कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए? 10 to the power -3 to 10 to the power -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तभी उसको हम कहेंगे दैट फॉल्स अंडर द सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर्स का, आपको पता है? एग्जाम्पल जर्मानियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, है ना। हमारे डेली लाइफ में ये सिलिकॉन आज बिल्कुल छा गया है ना। तो बच्चों ये हो गया सेमीकंडक्टर। अब तीसरा आ गया इंसुलेटर्स। किसे कहेंगे? द मेटल्स व्हिच डज नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, द मेटल्स व्हिच डोंट conduct electricity or it conducts infinitesimally small. Are called insulators. Their conductivity is around 10 to the -12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए? तो ये देखिए इसका 10 to the -3 10 to the -6 किसका? सेमीकंडक्टर का। और इंसुलेटर का 10 to the -12 और इसका 10 to the power 8 ओम इनवर्स, है ना। तो इसको आप याद रखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? फास्फोरस, सल्फर, है ना। ये सारे इसका एग्जाम्पल है, फास्फोरस एंड सल्फर एटसेट्रा। तो बच्चों ये जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स यानी इंसुलेटर्स हमने क्लासिफाई किया सॉलिड को। तो सॉलिड हम जानते हैं कि सॉलिड को भी हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सॉलिड क्या हो गया आपका? मेटल्स हो सकते हैं, है ना। कुछ नॉन मेटल्स भी हैं सॉलिड है, जैसे सल्फर, फास्फोरस हमने बात कर रहे थे अभी। तो ये जो मेटल्स जो कंडक्ट करते हैं, हाउ द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम इसको पहले समझना चाहिए। व्हाट इज द थियोरी बिहाइंड दैट ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द मेटल्स, दैट इज नोन एज बैंड थ्योरी और मेटल कंडक्शन थ्योरी। ठीक है ना। तो बच्चों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स और दैट इज बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी क्या है बच्चों? क्या होता है? इन ए मेटल ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर डीलोकलाइज्ड ओवर द मेटल्स। क्या इसका मतलब? जो हम मेटल लेते हैं वो मेटल के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, जो मेटल का एटम होते हैं, ओवरलैप टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आप समझ गए? मान लीजिए हम एक मेटल ले रहे हैं, एल्यूमिनियम का ये मेटल है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एटम्स हैं, है ना। दैट इज इंडेफिनाइट काइंड कार्बोनेट, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो ये एटम्स क्या करते हैं? अपने पर ओवरलैप होते हैं। जब ओवरलैप कर जाते हैं एटम्स तो क्या करते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स क्रिएट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मान लीजिए एक एटम ये एल्यूमिनियम का, दूसरा एटम और एक है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। समझ गए? तो ये जो अपने आप ओवरलैप कर जाते हैं तो क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि इसका ऑर्बिट इसके ऑर्बिट का ओवरलैप हो जाता है ना। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाते हैं व्हिच आर डीलोकलाइज्ड ओवर द मेटल। से क्या होते हैं? ये ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करके डीलोकलाइज अपने जगह से हट जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस
ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्राउडेड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बैंड्स। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं इसके वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इसके ऊपर क्या होता है, बैंड्स और एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। एनर्जी लेवल्स उसको अगर हम दिखाएंगे, आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम इसको सिंपल तरीके से अगर आपको समझाते हैं। मान लीजिए दिस इज कंडक्टर, दिस इज सेमी कंडक्टर, दिस इज इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर के केस में क्या होता है, एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, उनको बैंड कहते हैं। और ये बैंड में अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वैलेंसी बैंड फॉर्म हो जाता है। और जो बैंड जिसमें बिल्कुल पार्शियली और हाफ फील्ड होता है उसको क्या कहते हैं, पार्शियली हाफ फील्ड या वैकेंट होता है उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो आप देखिए अगर हम इसको ये लिखते हैं कंडक्शन बैंड, ये होता है मान लीजिए वैलेंसी बैंड, और ये होता है समझ रहे आप। बैंड, ओवरलैपिंग बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। और यहां क्या होता है, ये भी कंडक्शन बैंड, यहां से जो ये होता है ओवरलैपिंग बैंड, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है। आप इसको यहाँ ऐसे अगर बनाते हैं, स्मॉल एनर्जी गैप, ओवरलैपिंग बैंड। और हम कह सकते हैं ये स्मॉल डिस्टेंस इज देयर इन बिटवीन ओवरलैपिंग बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। और यहां क्या होता है इंसुलेटर के केस में, दिस इज कंडक्शन बैंड, और यहां होता है ओवरलैपिंग बैंड, यानी ये लार्ज डिस्टेंस, दिस इज ओवरलैपिंग बैंड। यहां से एनर्जी बैरियर यानी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा आता है, एनर्जी गैप इज वेरी हाई। इसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, मेटल के केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम्स को लेकर बनते हैं डीलोकलाइज हो क्या बन जाते हैं, एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को लेकर क्या बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं, कुछ कंडक्शन बैंड और कुछ ओवरलैपिंग बैंड। कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पहले याद रखिए, कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिखते हैं पहले, कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस ये सवाल आता है, तो कंडक्शन बैंड अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कंडक्शन बैंड में जरूर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये क्या होता है, कंडक्टर के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हाफ फील्ड होते हैं, यानी दे आर मोबाइल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो क्या करता है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करता है। तो मान लीजिए ये एक मेटल है, एल्यूमिनियम की बात हम करते हैं,
इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, माइनस इधर प्लस इधर बैटरी दे देते हैं। तो इधर अगर हम एक बार लगाते हैं, इधर की कर देते हैं, तो क्या होता है, इट कॉन्डक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि इसके अंदर ये जो कंडक्शन बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड हाफ फील्ड होता है, या ओवरलैपिंग बॉन्ड कंडक्शन बैंड का ओवरलैपिंग किया हुआ होता है। क्योंकि अगर जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से क्या होता है, इसके ऊपर स्विच ओवर हो जाता है, यानी वैलेंसी बॉन्ड से इसके ऊपर जा सकता है कंडक्टर। आप समझ गए, वैलेंसी बॉन्ड इज क्रिएटेड बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ लिख सकते हैं वैलेंसी बॉन्ड बैंड, वैलेंसी बैंड्स आर क्रिएटेड बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड पर चले जाते हैं। जो कंडक्शन बैंड में जो ये इनका उपस्थिति क्या करता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से चलता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप समझ गए, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है एंड इट इज आइदर हाफ फील्ड और वैकेंट। अगर हाफ फील्ड वैकेंट हो तो वैलेंसी बैंड ओवरलैपिंग बैंड से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। कैसे ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये कंडक्टर केस में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड है, ओवरलैपिंग बैंड कंडक्शन बैंड के ऊपर ओवरलैप हुआ है, तो इधर थोड़ा सा देने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, तो जंप करेगा तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक विल कंडक्ट। यहाँ और कुछ केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड इटसेल्फ इसमें होता है, किसमें, जो उसमें एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, मेटल केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, यहाँ कंडक्शन बैंड, यहाँ ओवरलैपिंग बैंड, तो यहाँ से थोड़ा सा दूरी होती है। तो दूरी को, डिस्टेंस को कैसे मेंटेन होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा खूब वेरी नॉमिनल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर जाते हैं, तो इनका कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। आप समझ गए, अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा सकते हैं, यानी बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और इंक्रीज द टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का क्या होता है, कंडक्शन बढ़ सकता है थोड़ा सा। समझ गए आप, बिकॉज हियर एनर्जी गैप इज स्मॉल। किसके बीच में, ना ओवरलैपिंग बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप स्मॉल, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए होता है, जो कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन ओवरकम बट वेरी स्लोली। लेकिन जो इन्सुलेटर है उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस वेरी हाई, यहाँ से ओवरलैपिंग बैंड है, जो वैलेंसी बैंड है, उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई और एनर्जी गैप इज वेरी हाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते। तो दिस इज नोन एज बच्चों बैंड थ्योरी, मेटल कंडक्शन बैंड थ्योरी। आप समझ गए, तो इसका आप अच्छी तरह याद रखिए। बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स, हमने सेमीकंडक्टर में जाना द एनर्जी गैप बिटवीन ओवरलैपिंग बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल, है ना। तो क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है या हीट थोड़ा सा हम दे देते हैं, तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, किसका, सेमीकंडक्टर्स का। तो हमने लिखा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, Semiconductors are classified into two types basically. Number one, intrinsic semiconductor, दूसरा extrinsic। बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, प्योर सेमीकंडक्टिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या है, प्योर सेमीकंडक्टिंग substances are known as intrinsic semiconductors. एग्जाम्पल, जर्मानियम एंड सिलिकॉन। जो जर्मानियम और सिलिकॉन होते हैं, अगर हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दें, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें,
तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्शन उनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, उनको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्टर्स। आप समझ गए। दूसरा आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो सब्सटेंस में अगर हम बाहर से कोई उसमें इम्प्यूरिटीज डालें ताकि उनका कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। समझ गए आप। द सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड, द सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड by doping impurities are known as extrinsic semiconductor। extrinsic semiconductor are two types। आप देखिए extrinsic semiconductors are of two types। नंबर 1 क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों लिखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों these are obtained by metal excess defect in its crystal and the extra electron is responsible to conduct electricity। As the electron conduct electricity in this, that's why it is known as n-type semiconductor, है ना, because that is the normal thing। इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तभी क्या होता है, इसको बोलते हैं n-type semiconductor। बच्चों देखिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए दिस इज जर्मानियम सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जर्मानियम का 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो ये ऐसे बॉन्ड करके रखते हैं। मान लीजिए एक जर्मानियम को हटा के हम आर्सेनिक को डाल देते हैं। किसको डालते हैं, डोप्ड विथ आर्सेनिक हम कहते हैं, डोप्ड विथ आर्सेनिक। आर्सेनिक के पेंटावैलेंट एटम है ना, इसके वैलेंस शेल में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड कर ही लेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ रह जाएगा। इसे मान लीजिए हम यहाँ आर्सेनिक ले गए, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए। सो इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए आप। यानी एक प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज जर्मानियम के अंदर अगर हम एक पेंटावैलेंट एटम दैट इज आर्सेनिक को अगर हम डोपिंग करें, इसका वैलेंसी बॉन्ड वैलेंसी सेल में कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 4 तो इसके साथ बॉन्ड कर ही लेंगे, लेकिन एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए आप। तो क्या होगा, ये कंडक्टिविटी इसका सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दिस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए आप। तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे पी टाइप हम डिस्कस करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम यहाँ लिखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों दीज आर ऑब्टेन्ड बाय उसका जस्ट ऑपोजिट मेटल डेफिशिएंसी
डिफेक्ट इन क्रिस्टल, है ना। इसमें मेटल अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, अब देखिए मान लीजिए वही जर्मानियम है, हम एक उसमें क्या करते हैं, इसको पी टाइप हम लिख रहे हैं अभी, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें आर्सेनिक के बदले पेंटावैलेंट एटम के बदले हम एक ट्राईवैलेंट मान लीजिए ले जाएंगे। मान लीजिए इंडियम हम ले रहे हैं, दैट इज ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट के बदले हम क्या ले जाएंगे, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मीन्स इनका वैलेंस शेल में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ हमने इंडियम ले गए, सो डोप्ड विथ इंडियम हम लिख रहे हैं अभी। तो अगर इंडियम यहाँ डोप्ड कर देते हैं तो इंडियम के आखिर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या हो जाएगा ये, दिस विल फॉर्म ए होल। दिस विल फॉर्म ए होल, आप समझ गए, ये क्या हो जाएगा, दिस विल फॉर्म ए होल। और इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे ही हम इसमें देंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो ये होल का जगह भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा। तो दिस फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द conduction of electricity. So in this semiconductor, the holes are responsible for conduction of electricity. वहां क्या था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यहाँ कौन है, होल है। आप समझ गए, इधर क्या होगा, ये होल हो गया। यहाँ जब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ बॉन्ड नहीं है, तो दैट इज नोन एज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द होल। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द होल। ये होल के वजह से क्या होगा, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उसके साइड यानी नेबरहुड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू दैट पॉजिटिव होल। तो क्या होगा, द करेंट विल पास थ्रू द सेमीकंडक्टर एंड दिस इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ अ ट्राईवैलेंट एटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टिंग सब्सटेंस। हमने यहाँ क्या इंडियम डाला, डोप्ड इंडियम विथ जर्मानियम, समझ गए आप। बच्चों देखिए एनपी जंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड इन द रेक्टिफायर्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दिस एनपी जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको पता होगा, तो ट्रांजिस्टर में इसका बहुत से इस्तेमाल होते हैं। दिस एनपी जंक्शन, एनपी क्या जंक्शन, इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन फॉर्म्स ए जंक्शन दैट इज नोन एज एनपी जंक्शन। मान लीजिए हमने उसको समझाने के लिए वही ये एक क्रिस्टल है, अगर एक क्रिस्टल का एक साइड में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कर दें, दूसरे साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर कर दें, तो दैट विल बी एनपी जंक्शन। ये देखिए अभी ये क्रिस्टल के इधर इस साइड में यहाँ हमने इंडियम ट्राईवैलेंट एटम के साथ इसको डोपिंग किया, तो दिस बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इधर हमने क्या किया, एक पेंटावैलेंट एटम आर्सेनिक के साथ इसको डोपिंग कर दिया, तो इट इज कन्वर्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस विल टर्न एज एनपी जंक्शन, समझ गए। तो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस विल बी टर्न एज द एनपी जंक्शन। ठीक है, तो बच्चों हम अभी लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नंबर 1 इन ट्रांजिस्टर। Number 2 in rectifiers. Number 3 in solar cells. और सोलर पैनल। अब देखिए ये सेमीकंडक्टर आजकल इतना इंपॉर्टेंट बन गए। आप देखिए जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंप्यूटर से, ये सेमीकंडक्टर बगैर उनका कंस्ट्रक्शन ही असंभव है। तो इनमें ट्रांजिस्टर है, रेक्टिफायर्स में लगते हैं, सोलर सेल में भी लगते हैं, तो इनका यूजेस बहुत से हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। अब देखिए हम चलते हैं अभी
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। अगर किसी मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। तो इलेक्ट्रॉन का क्या फिर है, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड्स। क्यों ना, ड्यू टू इट्स टू टाइप ऑफ स्पिन्स। वन इज व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, वन टाइप ऑफ स्पिन इज देयर, एंड अनदर इज विद इन इट्स एक्सिस। जैसे हम गेंद फेंकते, क्रिकेट गेंद फेंकते हैं ना, स्पिन करते हैं, या हमारा जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, अर्थ अपने चारों तरफ घूमता है, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है और फिर सन के चारों तरफ घूमता है। तो ये भी जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, मान लीजिए ये अभी हमारा एटम है, दिस इज न्यूक्लियस, इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, फिर इधर से भी घूम रहा है। टू टाइप्स ऑफ स्पिन शायद दिया, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ electrons in them. Each electron is associated with a magnetic field due to number I, the spin of electron around its own axis and spin around the nucleus in its orbit or orbital। तो दो तरह का जो स्पिन है that creates magnetism in electron। तो बच्चों आप देखिए, हम जब बात करते हैं ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर होके रहते हैं ना। मान लीजिए px हम ले रहे हैं, py ले रहे हैं, pz ले रहे हैं, कैसे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे रहेंगे, 6 रहेंगे ना। अगर इसी में या d का लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, अगर ये d ऑर्बिटल हो या p ऑर्बिटल हो, ये d ऑर्बिटल में अगर कोई भी ऑर्बिटल हाफ पेयर्ड होके रह गया, अगर ऑर्बिटल रिमेन्स हाफ फील्ड, मान लिया हाफ फील्ड होके रह गया, ठीक है ना, तो इट विल इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट और इट विल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन दैट एलिमेंट और देन मटेरियल। समझ गए आप? सो हम लिख सकते हैं, so unpairing of electrons or unpaired electrons in metals or substances, metals or materials give rise to magnetic property in them। इनका जो खाली हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, तो वो क्या करता है, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे देता है। समझ गए? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज द सॉलिड आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1 डायमैग्नेटिक, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अभी हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं अभी। नंबर 1 डायमैग्नेटिक, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं? सॉलिड्स। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर repelled by a magnet
are known as diamagnetic substance. अच्छा, आपने कोई मैग्नेट देखा होगा, है ना? मान लीजिए दिस इज वन मैग्नेट। ये मैग्नेट का क्या होता है? मान लीजिए दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। क्या होता है? इसके मैग्नेटिक लाइंस होते हैं ना, आपको ये पता होगा। अगर इस मैग्नेटिक लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के पास ये लाते हैं हम किसको? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। मान लीजिए सब्सटेंस हम यहाँ लेके आए, तो दिस रिपेल इट, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको रिपेल कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज ड्यू टू absence of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तभी वो क्या करते हैं? रिपेल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl, सुगर, है ना, V2O5, वैसे कितने हैं आप इसको लिख सकते हैं जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, दूसरा बच्चा पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। दीज आर द substances which are weakly attracted by magnetic field are known as paramagnetic substances. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों, इनमें कुछ होता है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। दिस कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो दे हैव परमानेंट डाइपोल्स। समझ गए? अगर हम मान लीजिए एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लाते हैं, तो क्या करेगा? ये धीरे से इसके अंदर आ जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है क्या है? अगर इधर हम इसको रखें, क्या होगा? उसके अंदर कुछ इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेटिज्म, लेकिन जैसे ही हम बाहर इसको ले आएंगे, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। सो दे लॉस देयर मैग्नेटिक property in absence of magnetic field। बच्चों, समझ गए आप? यानी पैरामैग्नेटिक क्या? बिल्कुल हल्का से अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब तक वहां रहता है तो ये अट्रैक्ट होता है। जैसे ही उसको बाहर हम ले आएंगे, वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। ठीक है ना, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कहते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? आप देखिए, इसको नोट कीजिए। TiO, Ti2O3, VO, CuO। समझ गए बच्चों? ये सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इसको आप याद रखिए। कभी कोई आ जाता है एग्जाम्पल, राइट डाउन नेम ऑफ वन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप इसको याद रखिए। अब चलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी हम इसको मिटा रहे हैं। ferromagnetic substances। These are the substances which are strongly attracted by magnetic field and even they retain their magnetic moment after removing from magnetic field।
एग्जाम्पल, फेरम कोबाल्ट निकल। ये क्या होते हैं बच्चों, अगर हम इसको मान लीजिए फेरम ले रहे हैं, इसको मैग्नेट के पास लेते हैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, खूब जोर से अट्रैक्ट होता है। और इसके अंदर थोड़ी देर बाद रहने के बाद अगर हम इसको लें, ये खुद एक मैग्नेट होता है। आप देखे होंगे अगर मैग्नेट के पास कुछ अल्पिन अब लेंगे तो अल्पिन एक मैग्नेटिज्म हो जाता है। अल्पिन के नीचे हम लगा के रख देंगे तो ऑल द अल्पिन्स विल बी कन्वर्टेड टू द मैग्नेट्स। तो ऑल अल्पिन का क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएंगे वो। समझ गए आप? तो वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप समझ गए, ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये तो अट्रैक्ट होते ही है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ देर रहने के बाद अगर बाहर ले आते हैं तो अभी ये खुद मैग्नेट बन जाते हैं, जिससे वो दूसरे को भी अपने ओर खींच सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ओर खींच सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल। समझ गए? अब चलते हैं बच्चों क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? आप नोट कीजिए, एग्जाम में कभी आता है। The temperature over which a ferromagnetic substances is converted into a paramagnetic substance is known as Curie temperature, or the temperature below which a paramagnetic substance acts as a ferromagnetic substance is known as Curie temperature। क्या है बच्चों, मान लीजिए द टेम्परेचर ओवर व्हिच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन क्यूरी टेम्परेचर। एक टेम्परेचर ऐसा है, अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, एक समय वैसा आएगा कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो, बिल्कुल वो अट्रैक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होगा, उसके बीच में बाहर आएगा तो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। या उसको अपोजिट क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर बिलो व्हिच, किसके नीचे, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्ट एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्ट एज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी टेम्परेचर के बिलो क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे बिहेव करेगा, तो इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। आप समझ गए क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? इसमें क्या करता है, वो अलाइन कर देता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स को अलाइन कर देता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अलाइन को डिसअलाइनमेंट कर लेता है, तो क्या होता है, वो अपना लॉस कर देता है। तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। अलाइनमेंट ऑफ magnetic moments in opposite directions results zero magnetic moment, which is known as anti-ferromagnetism। It is because the magnetic dipoles are arranged in parallel
and a anti-parallel order. These magnetic dipoles are arranged in parallel and anti-parallel way, resulting the zero magnetic moment. ये क्या करते हैं, अपने आप नॉलिफाई कर देते हैं. इधर अगर ये खींचता है, इधर ये खींचता है, इधर ये, तो दोनों बराबर क्या होता है, तो नेट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो. दिस इज नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल्स. ठीक है बच्चों, लास्ट वन फेरीमैग्नेटिज्म. This is due to presence of unequal numbers of parallel and a anti-parallel dipoles in the मटेरियल. कैसे हम अभी दिखा रहे थे जब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में. अभी देखिए अगर ये वैसे होता है बच्चों, ये देखिए दिस इज पैरेलल, दिस इज एंटी, दिस इज पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल, दिस इज पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल, दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल. यानी ये इधर दो, इधर एक, फिर इधर एक, फिर इधर दो, तो डिसबैलेंस हो गया. भी ये कितना गया, दो, ये इधर कितना गया, दो, चार, ये 5 गया और ये 2 हो गया. तो अनइक्वल नंबर पैरेलल एंटी पैरेलल डाइपोल्स इन द मेटल क्रिएट्स फेरीमैग्नेटिज्म. इसका एग्जांपल है Fe3O4. और ये क्या करता है, बाय द चेंजिंग, बाय द increase of temperature they change to paramagnet. बच्चों ये था ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. ये चैप्टर आपका खत्म हो गया. आप इसको देखिए, 1-2 बार पढ़िए अच्छी तरह, आपका एग्जाम में अच्छा नंबर रहेगा. ठीक है, थैंक यू.